तो चलिए बच्चों हम लोग एरर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट का ये एक टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। आप पीवाईक्यूज उठा के देखिएगा तो जेई मेंस में और नीट में हर साल इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो डेफिनेटली आएगा। एडवांस में भी बहुत सारे ईयर्स में इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक क्वेश्चन यहाँ से आना है, काफ़ी लॉजिकल ईजी चैप्टर होता है। अगर आप थोड़ा सा समझ गए, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई कर लिए तो +4 मार्क्स आपके हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो एरर एनालिसिस चैप्टर है वो बेसिकली हमें ये बताता है कि कोई भी मेज़रमेंट हुआ है, वो मेज़रमेंट में हमने एरर कितना निकाला है। एरर मतलब त्रुटि, मिस्टेक्स। कई सारे रीजंस होते हैं एरर्स के। एक रीज़न होता है कि जो मेज़रमेंट करने गए तो हमारी अपनी मिस्टेक की वजह से एरर आ गया। जैसे हमने जो अपैरेटस यूज़ करना है, मान लो स्केल यूज़ करना है, उस स्केल को सही तरीके से हमने रखा ही नहीं है तो वो आ सकता है। दूसरा रीज़न होता है कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमने यूज़ किया हुआ है, हो सकता है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्ट हो, उसी में फॉल्ट हो, तो उसकी वजह से भी एरर आ सकता है। या ये हो सकता है कि हम टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं तो वेदर ख़राब हो, तो वेदर ख़राब होने की वजह से आ सकता है। मान लो हम वाइब्रेशंस मेज़र कर रहे हैं, उसी टाइम में अर्थक्वेक आ गया तो वहाँ पर एरर आ सकता है। तो एरर आने के बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से एरर आ सकता है। हमारी अपनी प्रॉब्लम ना होने के बावजूद भी दूसरी प्रॉब्लम्स की वजह से भी एरर आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक लेयर्स इसके हटाते हैं। एरर एनालिसिस में जो फर्स्ट टॉपिक है एरर, उसका डेफिनेशन हम चेक करते हैं क्या होगा। एरर, तो एरर का सिंपल डेफिनेशन होगा, इट इज़ the difference between the measured value and the true value of a physical quantity। ये होता है, जैसे मान लो हमने टेम्परेचर मेजर किया और टेम्परेचर का जो ट्रू वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, लेकिन हमारी मेजरमेंट में जो वैल्यू निकल के आया है वो 99.9 डिग्री फ़ारेनहाइट निकल के आया हुआ है। तो जो डिफरेंस आ गया 0.1 का, वो आपको बताएगा कि एरर आएगा 0.1 डिग्री फ़ारेनहाइट का। ये एरर होता है। एरर के बाद जो दूसरा टॉपिक होता है वो होता है एक्यूरेसी। आपने ये वर्ड जनरली कई बार सुना होगा कि जो मेज़र हमने किया है तो जो वैल्यू निकला है वो काफ़ी एक्यूरेट है। एक्यूरेट वैल्यू, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। तो एक्चुअल में उसका मतलब ये है कि जो मेज़र करके हमने निकाला है वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है। जितना ज़्यादा क्लोज होगा उतना ज़्यादा एक्यूरेट मेज़रमेंट होगा, और जितना दूर होगा उतना इनएक्यूरेट होगा। जैसे टेम्परेचर का मैंने आपको एग्जांपल लिया, तो टेम्परेचर में 100 डिग्री फ़ारेनहाइट किसी भी टेम्परेचर का ट्रू वैल्यू है। हमने मेज़र किया तो हमारा 99.1 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। दूसरे बच्चे ने जब मेज़र किया तो उसका 99.99 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। तो जो 99.99 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो वैल्यू जो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है उसके काफ़ी क्लोज है। तो हम 99.99 डिग्री फ़ारेनहाइट को एक्यूरेट वैल्यू बोलेंगे इन कंपैरिजन टू 99.9 या उससे कम वैल्यू को। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज़ सिंपल ऐसे लिखना, हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू is to the true value। इतना काफ़ी है। इसमें आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, मोर क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू, मोर एक्यूरेट द वैल्यू इज। चाहो तो लिख सकते हो, मैं लिख दे रहा हूं, more close
the measured value is to the true value more accurate the reading is। ये काफ़ी है स्टेटमेंट। नेक्स्ट इसके अलावा जो तीसरा टॉपिक आता है वो होता है प्रेसीजन। आपने एक्यूरेट वैल्यू के अलावा प्रेसाइज्ड वैल्यू भी नाम सुना होगा। उसका मतलब ये है, जैसे मान लो टेम्परेचर मेज़र करना है और जो लेबोरेटरी में मेज़र करके फिक्स्ड ट्रू वैल्यू है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और आपने मेज़र किया तो आपकी अलग अलग रीडिंग्स में अलग अलग मेज़रमेंट में अलग अलग रीडिंग्स आई हैं। तो उन रीडिंग्स में अब चेक करना है, वैसे रीडिंग्स जो काफ़ी एक दूसरे के क्लोज होंगे उनको हम प्रिसाइज्ड वैल्यू बोलेंगे। यानी कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट ट्रू वैल्यू है और हमने जो मेज़र किया उस मेज़रमेंट में पहला मेज़रमेंट आया 99.9, दूसरा मेज़रमेंट वैल्यू आया 99.95, तीसरा आया 99.97, फोर्थ आया 99.99। ये सारी वैल्यूज 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के काफ़ी क्लोज हैं, तो हम इनको प्रिसाइज्ड वैल्यू बोलेंगे। आई होप इट्स क्लियर है। ऐसे ही आप लेंथ मेज़र कर रहे हो, पहली मेज़रमेंट में किसी भी चीज़ का आपने मेज़रमेंट कर लिया तो पहली मेज़रमेंट में 5 सेंटीमीटर आया, दूसरी मेज़रमेंट में 5.01 सेंटीमीटर आया, तीसरी मेज़रमेंट में 4.99 सेंटीमीटर आया। तो आप इन सारी वैल्यूज़ को प्रिसाइज्ड वैल्यू बोलोगे। तो इसका डेफिनेशन अगर हम निकालें तो डेफिनेशन होगा हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू आर टू इच अदर। ये हमको प्रिसाइज्ड वैल्यू बताएगा। हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यूज आर टू इच अदर। चलिए, आई होप आपको इतना क्लियर है। ये बात ध्यान रखना, थोड़ा ये थ्योरेटिकल पोर्शन है और आज की लेक्चर थियरी बेस्ड होगा, लेकिन इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स या डेरिवेशंस एरर एनालिसिस में, उनको समझने के लिए आपको ये थियरी आना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिना इन थियरी को समझे आप न्यूमेरिकल्स को डायरेक्ट नहीं समझ सकते, तो इम्पॉर्टेंट है। आप कंसिस्टेंट वे में पढ़ाई कीजिए। हमारे इस चैनल पे, अग्रणी एडुसर्व के इस चैनल पे आपको हर एक चीज़ मिलेगा। डोंट वरी अबाउट दैट। जितना जेई मेंस के लिए, जेई एडवांस के लिए, नीट के लिए इम्पोर्टेंट है, सारी चीज़ें दी जाएंगी। और चैप्टर के लास्ट में जाके आप चेक कर सकते हो, चैप्टर के लास्ट में हर साल के PYQs भी हमने डिस्कस किया हुआ है। आई होप आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स। हमें एरर्स में 5 तरह के एरर्स पढ़ने हैं। नंबर 1 होगा सिस्टमेटिक एरर्स। सिस्टमेटिक एरर्स, इसका डेफिनेशन देखेंगे। दोज एरर्स दैट टेंड to occur in one direction only are called systematic errors। ये सिस्टमेटिक एरर होता है। जैसे वन डायरेक्शन का मतलब ये है कि आपने कोई मेज़रमेंट किया और सपोज़ आप टेम्परेचर मेज़रमेंट कर रहे हो, तो जो टेम्परेचर मेज़र हुआ है उस टेम्परेचर की अलग अलग रीडिंग्स निकली है, और मान लो T1 इज इक्वल टू 99 डिग्री फ़ारेनहाइट निकला,
T2 इज इक्वल टू 99.01 डिग्री फ़ारेनहाइट निकला। T3 इज इक्वल टू 99.05 डिग्री फ़ारेनहाइट निकला। T4 इज इक्वल टू 99.10 डिग्री फ़ारेनहाइट निकला। तो इस केस में एक चीज़ कॉमन आपने देख लिया होगा, वैल्यूज़ इंक्रीज होते जा रहे हैं, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो सब एक डायरेक्शन में है। तो T1, T2, T3, T4 सबको हम सिस्टमेटिक एरर के अंदर डाल देंगे। ऐसे ही मान लो टेम्परेचर मेजरमेंट हमने किया और T1 की वैल्यू 99 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया, T2 की वैल्यू 98.9 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया, T3 इज इक्वल टू 98.89 डिग्री फ़ारेनहाइट आया, T4 इज इक्वल टू 98.88 डिग्री फ़ारेनहाइट आया। तो सब में देखो 99 से कम होते जा रहा है, 99 से कम ये है, उससे कम ये है, उससे कम ये है, तो ये कम होता जा रहा है, तो एक डायरेक्शन में हुआ, इधर इंक्रीज और डिक्रीज ओनली इन वन डायरेक्शन। तो ऐसे एरर्स जो सिर्फ एक डायरेक्शन में होते हैं उनको हम सिस्टमेटिक एरर्स बोलते हैं। अब सिस्टमेटिक एरर्स के कुछ रीजन्स होते हैं, या ऐसे बोल सकते हो कुछ टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं। आप पॉज करके नोट कर लीजिए। रीजन्स और टाइप्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर्स। बहुत सारे रीजन्स है, बहुत सारे टाइप्स हैं। इसका पहला रीजन या पहला टाइप होगा पर्सनल एरर्स। पर्सनल एरर का मतलब है ऐसा एरर जो मेरी अपनी प्रॉब्लम की वजह से हुई है, उसको हम पर्सनल एरर बोलेंगे। टेम्परेचर मेजर आप करने गए तो उस केस में थर्मामीटर एकदम सही है, बाहर का एटमॉस्फेयर भी एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो मेज़र कर रहे हो वो थर्मामीटर को गलत तरीके से यूज़ कर लिए, या फिर रीडिंग आई है 99.98 और आपने डिक्टेट कर दिया 99.89, तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये ह्यूमन प्रॉब्लम है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि ऐसे प्रॉब्लम्स जो पर्सन को अपने बायास, इंडिविजुअल केयरलेसनेस की वजह से होता है, उसको हम सिस्टमेटिक एरर के अंदर रखेंगे। ऐसे लिख सकते हो, एरर्स ड्यू टू पर्सनल बायसेस और इंडिविजुअल केयरलेसनेस। ऐसे एरर्स को हम पर्सनल, सॉरी यहाँ पे पर्सन लिख दिया मैंने, पर्सनल होगा। पर्सनल एरर्स नंबर 1, पर्सनल एरर्स। दूसरा नंबर होगा रैंडम एरर्स। सॉरी, रैंडम नहीं, दूसरा नंबर होगा इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स में जो हमने इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किया है या जिस लेबोरेटरी में डिज़ाइन हुआ है, मान लो वो इंस्ट्रूमेंट ही गलत डिज़ाइन हुआ है तो वो रीडिंग भी गलत देगा, तो ऐसे एरर्स को हम इंस्ट्रूमेंटल एरर्स बोलते हैं। तो इसमें बोलना इम्परफेक्ट डिज़ाइन और कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इसको हम बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। थर्ड नंबर एक और होता है और वो है इम्परफेक्शन
in experimental techniques, तो जो एरर्स एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स में गड़बड़ी की वजह से आते हैं वैसे एरर्स को हम इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के अंदर रखेंगे। यानी कि ऐसे एरर्स जिसमें पर्सनल एरर भी नहीं है, इंस्ट्रूमेंटल एरर भी नहीं है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक ही गलत है। जैसे हम जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं मेज़र करने का, वो टेक्निक ही गलत हो गया। टेम्परेचर मेज़र करना है और टेम्परेचर मेज़र में हम लोगों को ऐसे मेज़र करना है कि मान लीजिए थर्मोमीटर है, तो थर्मोमीटर के माउथ के अंदर रखना होता है। तो उस केस में हम माउथ के अंदर ना रख करके यहाँ पे मेज़र कर लिए या बॉडी के किसी और पार्ट पे मेज़र कर लिए, तो उस केस में जो रीडिंग आएगा वो एरर देगा। और ऐसे एरर्स को हम बोलेंगे इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। टेक्निक ही नहीं पता है कैसे मेज़र करना है, तो डेफिनेटली एरर आएगा। आई होप ये क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर में, ये सिस्टमेटिक एरर कंप्लीट हो गया। सेकेंड नंबर में देखते हैं रैंडम एरर्स। सेकेंड नंबर रैंडम एरर्स। नाम से क्लियर है, रैंडम है, कभी भी हो सकता है। हमारा अपना कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंस्ट्रूमेंट भी ठीक है, टेक्निक भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड वेदर चेंज हो गया तो उस केस में रैंडम एरर आ जाएगा। जैसे हम वाइब्रेशन मेजर कर रहे हैं और वाइब्रेशन मेजरमेंट में अचानक अर्थक्वेक आ गया, तो उस केस में नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इंक्रीज हो जाएंगे, तो वहाँ एरर आ जाएगा। जितना रीडिंग मशीन देना चाहता है उससे ज़्यादा रीडिंग देगा वो। तो इस केस में हमारे पास जो एरर आ रहा है वो एरर इन रैंडम एरर्स आएगा, और ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशन इन वेदर कंडीशन बोल सकते हो या सम एक्सटर्नल कंडीशन बोल सकते हो। चलिए लिखते हैं इसको। एरर्स दैट occur due to unexpected या random changes। एग्जाम्पल earthquake या फिर raining या फिर अनएक्सपेक्टेड वेदर चेंज या फिर वोल्टेज अराइज, वोल्टेज इंक्रीज लिखना। तो इन सब रीजंस की वजह से जो एरर आ रहा होगा उसको हम रैंडम एरर के अंदर रखेंगे। नेक्स्ट थर्ड नंबर देखते हैं हम, लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर्स। लीस्ट काउंट एरर से क्लियर है, इसका डेफिनेशन लिखते हैं। The smallest possible measurement error in any measuring instrument इज कॉल्ड लीस्ट काउंट एरर। जैसे हम स्केल यूज कर रहे हैं, मान लो ये स्केल है, जो स्केल में 10 सेंटीमीटर तक होता है, तो उसमें जो लीस्ट काउंट होगा वो 1 सेंटीमीटर का होगा, और उस 1 सेंटीमीटर में जो एरर आ जाए उसको हम लीस्ट काउंट एरर बोलेंगे। यानी कि सबसे कम एरर, उस इंस्ट्रूमेंट जिस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज कर रहे हैं उसमें सबसे कम एरर जो आएगा उसको हम लीस्ट काउंट एरर बोलेंगे।
जो लीस्ट काउंट होता है वो किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है। जैसे स्केल में 1 सेंटीमीटर हो गया और उस स्मॉलेस्ट वैल्यू में जो एरर आ जाए उसको हम लीस्ट काउंट एरर बोलते हैं। आई होप इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ नंबर है हमारे पास एब्सोल्यूट एरर्स। एब्सोल्यूट एरर्स, इसको हम मॉड डेल्टा ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लो कोई मेजरमेंट हुआ है और उस मेजरमेंट का रीडिंग हुआ है। रीडिंग इन मेजरमेंट्स वो आए हैं A1, A2, A3 डॉट 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 AN। ये कोई रीडिंग आया, पहली मेजरमेंट हमने किया, मान लो लेंथ हमने मेजर किया तो A1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आया, दूसरी रीडिंग 10 सेंटीमीटर, तीसरी 15 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। इस तरीके से हमने मेजरमेंट का रिजल्ट निकाला है, रीडिंग निकाला है सॉरी। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इनका अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो हम ए मीन निकालेंगे, तो ए मीन इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN अपॉन N कर दो। और फिर उसके बाद जो इससे रिजल्ट निकलेगा उससे हम निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। तो जो एब्सोल्यूट एरर होगा दैट विल बी इक्वल टू, मान लो हमने एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A1 चेक किया, तो डेल्टा A1 इज इक्वल टू A1 माइनस ए मीन होगा। ऐसे ही डेल्टा A2 निकाला तो डेल्टा A2 इज इक्वल टू A2 माइनस ए मीन होगा। डेल्टा A3 निकाला, दिस विल बी इक्वल टू A3 माइनस ए मीन होगा एंड सो ऑन। डेल्टा AN विल बी इक्वल टू AN माइनस ए मीन होगा। इस तरीके से हम निकालते हैं। तो रिलेटिव ये सब एब्सोल्यूट एरर्स हैं, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 एंड डेल्टा AN। इस तरीके से हम एब्सोल्यूट एरर्स निकालते हैं। एब्सोल्यूट एरर के बाद जो इम्पोर्टेंट है वो होता है रिलेटिव एरर। यहीं पे मैं आपको साइड में बता रहा हूँ, कॉपी कर लेना। फिफ्थ नंबर रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डिफाइन कर देना। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, बाद में डिफाइन करेंगे। फॉर्मूला होता है डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। तो इसका डेफिनेशन यहां से लिख सकते हो, रेशियो ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल रीडिंग्स। तो यहां पे लिख सकते हो रेशियो ऑफ मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स टू द मीन वैल्यू ऑफ रीडिंग्स। ये होता है, जैसे हमने यहाँ पे डेल्टा A1, डेल्टा A2 एंड सो ऑन निकाला है ना। अगर हम यहाँ पे चाहें तो डेल्टा ए मीन निकाल सकते हैं, और डेल्टा ए मीन इज इक्वल टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डॉट 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 प्लस डेल्टा AN अपॉन N। इस तरीके से हम ए मीन निकालेंगे। यहाँ मॉड लगा देना, जहाँ जहाँ डेल्टा ए यूज हो रहा है वहाँ वहाँ मॉड लगा देना। आपने मॉड यहाँ लगा दिया, डिवाइड बाई n हो गया। अब इस तरीके से यहाँ पे
डेल्टा ए मीन निकल गया और डेल्टा ए मीन की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ए मीन पुट करेंगे, आंसर आएगा, रिलेटिव एरर आएगा। ऐसे ही 6 नंबर में होता है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर में कुछ नहीं करना है, रिलेटिव एरर जो लिखा है ना हमने उसको लिख देना, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना। तो परसेंटेज एरर निकालने का तरीका है डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100, ऐसे निकलेगा। डेफिनेशन भी आप चाहो तो लिख सकते हो इसका, रेशियो ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स टू द मीन वैल्यू ऑफ ऑल रीडिंग्स इनटू 100। ये हो गया आपको परसेंटेज एरर का डेफिनेशन एंड फॉर्मूला। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। जो चीज़ ना समझ में आया होगा उसको एक बार और वीडियो को दोबारा चला करके देख लेना। हम आगे बढ़ते हैं, इसके एक छोटे से एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्वेश्चन गिवन है बच्चों, इसमें कह रहा है वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, द रीडिंग्स टर्न आउट टू बी 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80। इसमें एक चीज छूट गया है, ये सेकंड है, सेकंड लगा लेना, सेकंड। तो कह रहा है फाइंड फर्स्ट नंबर एब्सोल्यूट एरर, देन रिलेटिव एरर, देन परसेंटेज एरर। वीडियो को पॉज कीजिए, जरा ट्राई कीजिए, अपने से ट्राई करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप मैच करेंगे। मान लो बच्चों ये आपका A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है और ये रहा A5। तो हमें सबसे पहले A मीन निकालना होगा और A मीन इज इक्वल टू, सबको जोड़ के डिवाइड करेंगे 5 से, तो 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 होल डिवाइडेड बाई 5। वैल्यू चेक कीजिए कितना आ रहा है, 0, 1, 2, 3 और 5, 9, 3, 12, 2 बचा 1, 8, 7, 15, 4, 19, 5, 24, 36 और एक बचा था 31 के, एक बचा 3, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 3, 13, 13.12 डिवाइडेड, सॉरी हाँ ठीक है, 13.12 डिवाइडेड बाई 5 सेकेंड आया। और इसको और अगर हम सजा के लिखें तो ये वैल्यू निकल के आएगा 2.624। लेकिन ध्यान रखना ये 2.624 में सिग्निफिकेंट डिजिट्स 4 आ गए और यहाँ पे चेक करना 33333। तो जो रिजल्ट निकल के आया है उस रिजल्ट में 2.624 नहीं होना चाहिए, वो 3 तक ही होगा। तो हम 4 को हटा देंगे और हमारे पास 2.62 आ जाएगा आंसर। तो ये हमारा 2.62 सेकेंड होगा। ये एमिन निकल के आया है। अभी एब्सोल्यूट एरर कहाँ निकला, पहला नंबर एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे हम। तो एब्सोल्यूट एरर में डेल्टा A1 इज इक्वल टू A1 माइनस ए मिन लिखेंगे। तो A1 माइनस ए मिन, A1 है 2.63 माइनस ये होगा 2.62 इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड आ गया। ऐसे ही डेल्टा A2 लिखेंगे, हमें मिलेगा A2 माइनस ए मिन और A2 है 2.56 माइनस 2.62, तो ये हो जाएगा माइनस का 0.06 सेकेंड। लेकिन 0.06 सेकेंड है, सेकेंड टाइम कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, इसीलिए तो यहाँ पे मॉड लगा हुआ था, ताकि ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आ गया। तो ऐसे ही मॉड डेल्टा A3 इज इक्वल टू A3 माइनस ए मीन करेंगे एंड दिस विल बी इक्वल टू 2.42 माइनस 2.62, दिस विल बी इक्वल टू माइनस का 0.2 सेकेंड होगा, लेकिन माइनस तो होगा नहीं, तो ये 0.2 या 0.02, 0.2 ठीक है, 0.2 सेकेंड।
मॉड का डेल्टा A4 इज इक्वल टू A4 माइनस ए मीन लिखेंगे एंड दिस विल बी इक्वल टू A4 है 2.71 माइनस 2.62, दिस इज इक्वल टू 0.09 सेकेंड। मॉड डेल्टा A5 इज इक्वल टू A5 माइनस ए मीन इज इक्वल टू A5 है 2.80 माइनस ए मीन है 2.62, हमें मिल गया 0.18 सेकेंड। तो इस तरीके से हमें A1, A2, A3, A4, A5 हमारे पास एब्सोल्यूट एरर्स आ गए। अब सेकेंड नंबर में हम चेक करते हैं रिलेटिव एरर्स। मैं इनको मिटा दूंगा या इनको मिटा रहा हूँ। सेकेंड नंबर में हम रिलेटिव एरर्स देखेंगे। रिलेटिव एरर का थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला लिखा था। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होगा डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, और डेल्टा ए मीन हमें नहीं पता, यहां निकालेंगे। डेल्टा ए मीन इज इक्वल टू, इन सबको जोड़िए तो लिख देते हैं पहले 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.2 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइडेड बाई 5। हमें यहाँ से डेल्टा ए मीन निकलेगा 8, 9, 8, 17, 6, 23, 1, 24, 4 बचा 2, 1, 2, 1, 3 और 2, 5, 0.54 अपॉन 5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.108 और 0.108 को हम 0.11 लिख सकते हैं। ये हमें मिला डेल्टा ए मीन, राइट, और डेल्टा ए मीन 0.11 सेकेंड मिला। अब यहाँ से हम निकालेंगे, ये रिलेटिव एरर हमें मिल गया और डेल्टा ए मीन मिल गया, और ए मीन हमें पहले से पता है 2.62, तो इनको हम लिखेंगे 0.11 अपॉन 2.62। ये भी सेकंड कैंसिल आउट हो गया, और हमें यहाँ से मिलेगा जो भी वैल्यू यहाँ से आएगा उसको कैलकुलेट करके आंसर लिख देंगे। हमारे पास वैल्यू आएगा 0.11 डिवाइडेड बाई 2.62, 0.04। अब देखना बच्चे, ये जो 0.041 आएगा 0.041, ये हमें रिलेटिव एरर मिला है। अब हमें फिफ्थ नंबर में यहीं पे लिखा, थर्ड नंबर में यहीं पे लिखा था परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर में हम कुछ नहीं करेंगे, जो रिलेटिव एरर निकला है 0.041 उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और हमें आंसर आ जाएगा 4.1%। ये हमारा फाइनल आंसर, लास्ट आंसर हुआ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो चीज़ें ना समझ में आई है वीडियो को थोड़ा घुमा फिरा के देखें। मैंने सबसे सिंपलेस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश किया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज मेजरमेंट करा है, कुछ लेंथ का मेजर कर लिया 5 सेंटीमीटर, एक तरफ L1 है और 10 सेंटीमीटर दूसरी तरफ L2 है। 5 सेंटीमीटर में कुछ एरर है, 10 सेंटीमीटर में कुछ एरर है, दोनों को ऐड कर दिया। तो जब आपने ऐड किया तो क्या उनके एरर्स भी ऐड हो जाएंगे, या सब्ट्रैक्ट करने पे एरर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, या अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, डिवाइड किया तो क्या होगा। तो वहाँ पे आगे आने वाला लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जेई में क्वेश्चंस, नीट में क्वेश्चंस वहाँ से ज़्यादा आते हैं, इनका यूज़ वहाँ पे पड़ता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। आज के लिए इतना काफ़ी। ऑल द बेस्ट।